नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युताकर्षण क्षेत्र के 30 नंबर क्वेश्चन देख चुके थे। इस क्वेश्चन में हम लोग 31 से सॉल्व करेंगे। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि 12th क्लास का हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, वो भी 3 मंथ के अंदर में। 3 मंथ के निकट आपके एग्ज़ाम भी आ जाने वाले हैं, तो यहाँ से हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से दिएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, तप्त एमीटर द्वारा प्रवर्तित धारा का कौन मान मापा जाता है? तो मैंने ये वीडियो में बताया था आप लोगों को, मैंने हिंट दिया था RMS, ठीक है। बस यही आंसर है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, यानी इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा, मूल औसत वर्गमान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल औसत वर्गमान, ठीक है। ये मैं बता चुका था और 32 भी बता चुका था। मैंने हिंट दिया था कि अगर क्षेत्रफल दिया है और चुंबकीय क्षेत्र दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है DS और चुंबकीय क्षेत्र दिया है B। अब देखिए इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो लंबवत बन रहा है, यानी 90 डिग्री का। लंबवत का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर 90 डिग्री बनता है और इसके फार्मूला BDS cos थीटा आता है, cos थीटा, अगर थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान कितना होता है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, cos थीटा का मान कितना होता है? तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। अगर इसका मान 0 हो गया, क्या इन सभी का मान 0 नहीं हो जाएगा? क्योंकि 0 से किसी भी से गुना करने पर उसका मान 0 ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये भी मैं बता चुका था, ठीक है। हमें शुरुआत करना है 33 से। 33 है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? देखिए, प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ओम होता है, ठीक है। इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। तो पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है दोस्त, वो 0 होता है, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन 0 दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, उसको निसंदेह मारिएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो साइन थीटा होता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा साइन फाई, ठीक है। कितना आ जाएगा? साइन फाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस का पावर दिया -1/2 का मान कितना होता है? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा ठीक से। देखिए यही है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर दिया -1/2, यही दिया है, ठीक है। मैं भी मानता हूँ ये भी दिया है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या? बाकी सब नीचे और ऊपर में 1 चला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब रूट होता है। ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मालूम होगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, 1/रूट को चढ़ा दूंगा इसको एप्सिलॉन नॉट। अब इसको गौर से देखिए, ये प्रकाश के गतिमान के बराबर होता है, ठीक है, प्रकाश के गतिमान के बराबर होता है। और इसका मान पूछ रहा है, तो प्रकाश के गतिमान यानी प्रकाश की चाल कितने के बराबर होता है? तो 3 × 10⁸ के बराबर होता है सर, मीटर/सेकेंड। क्या आपके ऑप्शन में दिया गया है? देखिए, क्या आपके ऑप्शन में दिया गया है? नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। देखिए, मीटर/सेकेंड नहीं दिया है, उसको सेमीमीटर बदल दिया गया है, यानी इसको किससे? 100 से गुना कर दीजिए, 3 × 10⁻10 से जो हो जाएगा सेंटीमीटर/सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर/सेकेंड हो जाएगा, सेमी/सेकेंड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे चेंज करना होता है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग v से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो देखिए कह रहा है कि समानांतर में रखा गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर में रखा। इसको थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने मिटा लिया। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और बल रेखाएं क्या है, ये मतलब समानांतर है, उसको समानांतर भी रखा गया है। तो जो दोनों को जो बीच का कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, और समानांतर है तो चूंकि 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। समानांतर है तो 0 डिग्री का बनेगा। फॉर्मूला होता है निकालने के लिए QVB sin थीटा, यही होता है फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मालूम होगा फॉर्मूला। जब इसके बीच का कोण जो है 0 डिग्री का बन रहा है तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? थीटा का मान तो 0 आ गया, साइन थीटा का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0। जब इसका मान 0 आ गया तो पूरे निकाय का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शून्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, ठीक है। समान दिशा में समान वेग से यदि गतिमान इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा समानांतर होगा। कैसा होगा? समानांतर, ठीक है, समानांतर होगा, यानी इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित m चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा। तो ये आप लोग भी जानते हैं, टॉर्क बराबर होता है m क्रॉस b, ठीक है, यही होता है। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा 40 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। सप्रेरकत्व का SI मात्रा कितना होता है? तो सप्रेरकत्व को आप लोग नहीं जानते हैं क्या? हेनरी होता है, हेनरी होता है, ठीक है, हेनरी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति हो जाती है, अवमंदित हो जाती है। उसकी गति कैसी हो जाती है? अवमंदित। अवमंदित का अर्थ क्या होता है? अवमंदित का अर्थ होता है धीरे धीरे कम होना और एक समय के बाद बंद हो जाना, इसे अवमंदित कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ये डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है। देखिए डायनेमो मैंने पिछले बार पहले या दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोग को कि डायनेमो जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ठीक है। डायनेमो यानी आप लोग बात मैंने बताया था, डायनेमो नहीं बताया था, मैं जनरेटर बताया था, ठीक है, जनरेटर। तो डायनेमो बोलिए जनरेटर बोलिए, दोनों के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, बी केवल चालक गतिशील हो, सी चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं बात कीजिए तो इसके चारों आंसर सही हैं, तो फिर हम इसका आंसर कैसे जाने? देखिए कुछ आंसर जो होते हैं ना सटीक होते हैं, जो सटीक बैठता है उसी पर आंसर बहुत सारे हो सकते हैं उसके, लेकिन कुछ जैसे आप कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हम उसका आंसर देते हैं, तो कुछ आंसर जो होते हैं हम सटीक देते हैं और कुछ सटीक नहीं देते हैं। तो हमें आंसर कौन सा सबसे अच्छा होगा? जो सटीक होगा। तो इसका सबसे जो सटीक आंसर है दोस्त वो है चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति। हालांकि आंसर सभी है लेकिन सबसे सटीक आंसर डी है, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति। ये इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है, ये इसका सटीक आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चल कुंडी गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है विक्षेपण के। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे आप लोग शंट देखें ना, शंट को जोड़ा जाता है तो क्या करता है? वो निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है, वो ठीक है, उसको धारा ज़्यादा प्रवाहित करने के लिए
वो शंट जोड़ा जाता है, वो निम्न प्रतिरोध का होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है? ऑप्शन दिया आपके, कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। देखिए कुंडली के तल से 90 डिग्री पर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे आप लोग बोलेंगे कि 90 डिग्री तो है ही नहीं। अरे भाई लंबवत दिया है ना, कुंडली के लंबवत, तो वही तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो कुंडली के 90 डिग्री पर यानी लंबवत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ा आघूर्ण होगा। प्रत्येक टुकड़ा आघूर्ण जो होता है वो चुंबक के 1/n गुना होता है। तो चुंबक कितना है? चुंबक m है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, m/n हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा m/n। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैथिल्य प्रदर्शित करता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ। शैथिल्य क्या होता है? आप लोग के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि शैथिल्य आखिर होता क्या है। शैथिल्य एक ऐसा चुंबकीय पदार्थ होता है जो किसी चुंबक के क्षेत्र में आने पर और फिर इस चुंबक के क्षेत्र को हटाने पर उसके कुछ चुंबकीय गुण अपना लेता है। इसको और ये गुण होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, तो इसका लौह चुंबकीय पदार्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता m से दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। कैसा होता है भाई? तो शायद आप लोग जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मैं तो बताऊंगा ही। μ0 4πm/r होता है। ठीक है, μ0 4π/4π इंटू m/r होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवेश का रखिए घनत्व का मात्रा कितना होता है? आवेश का रखिए घनत्व आप लोगों को नहीं मालूम है? पहले हम इसको मिटा लेते हैं, ज़्यादा हो गया अब इस पर। ठीक है, आवेश के रखिए घनत्व किसे कहते हैं? पहले ये आप लोग बताइए। आवेश के रखिए घनत्व किसी एकांक लंबाई पर, किसी एकांक लंबाई किसे कहते हैं? किसी का एक सबसे छोटा भाग, किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग एकांक लंबाई हो गया। तो एकांक लंबाई पर विस्तृत इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यानी आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर, समझ में आ गया। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? Q/L होता है। ठीक है, Q/L होता है। तो इसके पूछ रहा है कि यूनिट इसका क्या होता है? तो यूनिट की बात करते हैं तो C हो जाएगा और ये हो जाएगा M, कूलम पर मीटर। बात करते हैं इसकी बीमित सूत्र की, तो बीमित सूत्र हो जाएगा ATL। ठीक है, और बीमित सूत्र को हमेशा हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमित सूत्र क्या होता है? क्या होता है भाई? वैद्युत सूत्र की MLT इनवर्स 3A इनवर्स, यही ना होता है? ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, एम एल स्क्वायर होता है दोस्त, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स ए इनवर्स होता है, गलती हो गया। कह रहे 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 कूलम। ठीक है, कितना दिया है? क्यू का मान दिया है, हाँ 8 कूलम इलेक्ट्रॉन आवेश दिया। ठीक है, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन का मान पूछ रहा है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? E/8 हो जाएगा। अब ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19/8। अब इसको भाग दीजिए, 8 दूनी 16, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 × 10⁻19। 5 × 10 सॉरी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर लाइएगा, सॉरी गलती हो गया। Q/, क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। Q का मान दिया 8 और इसका मान दिया 16, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है। अब इसको क्या कीजिए? भाग कीजिए इसको। तो इसको भाग कीजिएगा तो 16×5 = 80 हो जाएगा और 10⁻⁻, बाकी +18 हो जाएगा।
ठीक है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आगे बढ़ता है, इसका आंसर हो जाएगा 5 में 10 के पावर 19। ओके, आप आ जाइए अंदर। कितना हो जाएगा देख लीजिए, ब्लर तो नहीं है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी पर आधारित है। 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो इसके निकाय का वैद्युत ध्रुवीय आघूर्ण कितना होगा। वैद्युत ध्रुवीय आघूर्ण आप लोगों को पता होगा कितना होता है। वैद्युत ध्रुवीय आघूर्ण Q/12 होता है। Q का मान दिया है कितना, देख लेते हैं, 5 दिया है। 12 का मान दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो 5/100, क्यों, क्योंकि इसे मीटर में मैंने बदल दिया। ठीक है, तो 50-25 हो जाएगा। 25 × 10 के पावर -2 इसका आंसर दिया है। हाँ, किलोमीटर दिया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के अवशिष्ट गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र घटता है या बढ़ता है। देखिए, कोई धातु के अवशिष्ट गोले का पृष्ठ, ठीक है, मान लीजिए कोई धातु का पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, पूछ रहा है कि इसके निकट आने पर जो है विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है ना। हाँ, विद्युत क्षेत्र का मान घटता है या बढ़ता है। तो जैसे जैसे इसके निकट आएंगे विद्युत क्षेत्र का मान घटता है, और इसके जैसे ही केंद्र पर आएंगे इसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है, 0 होता है। और जिसे नज़दीक आते हैं उसका मान कम होता रहता है, यानी घटता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत ध्रुव स्थित है। n वैद्युत ध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होता है 0 हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बंद पृष्ठ के अंदर कितने वैद्युत ध्रुव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मान 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निरक्षीय स्थिति में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का मान कितना है। निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 होता है। ये कोई बताने के लिए बताना जरूरी नहीं था मुझे, आप लोग उम्मीद करता हूँ जानते होंगे ये सब चीज़ें। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध में। किसमें, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध में। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, प्रतिरोध में व्यय होती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin पाई से निरूपित है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। देखिए, क्वेश्चन है, किधर गया क्वेश्चन, किधर है भाई साहब, क्वेश्चन किधर पढ़ा, 57 में पढ़ा था, नहीं 58 नंबर। ठीक है, I बराबर दिया है, इसको हम मिटा लेते हैं यार, मिटाने में भी टाइम लग रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा। I बराबर क्या होता है, I0 sin ओमेगा टी है। ठीक है, ओमेगा टी है, जहाँ साइन का भी मान दिया है, ओमेगा टी का भी मान दिया है। ठीक है, देख लीजिए क्या दिया है। जहाँ I0 का मान दिया है 0.6। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 0.6 दिया है। साइन ओमेगा टी का मान दिया 100 पाई। ठीक है, 100 पाई दिया है। बस हमें इतना ही जानना था, आगे क्वेश्चन नहीं जाना था। देखिए, ओमेगा जो है 2πf के बराबर होता है। ओमेगा जो है 2πf के बराबर होता है, और ओमेगा का मान दिया है 100 पाई। यहाँ समझ गए। ठीक है, ओमेगा बराबर होता है 2πf के, और ओमेगा का मान दिया 100 पाई। हमें आवृत्ति निकालने को बोल रहा है, यानी एफ का मान निकालने को बोल रहा है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 100 पाई बटे में 2 पाई, ये इसके बटे में आ जाएगा। पाई से पाई खत्म, और 2 से 50 बार में 100 खत्म। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, 50 हर्ट्ज, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 50 एक पाई भी दिया है, 50 पाई इसका सही नहीं होगा। 50 सिर्फ 50
ओनली 50, ठीक है, क्योंकि पाई से पाई मैंने कटा दिया था, देख लीजिए यहाँ पर पाई से पाई कटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, यानी विद्युत लेपन में किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत लेपन में याद रखिएगा डीसी का प्रयोग किया जाता है। किसका? डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आप लोगों को मालूम होगा अवतल दर्पण वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता क्रमशः P1 P2 तथा समतुल्य लेंस की क्षमता कितनी होती है? समतुल्य लेंस की क्षमता होती है P = P1 + P2। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, किसी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा बैगनी रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे ज़्यादा जो रंग पर किरणित होता है वो होता है नीला, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। स्पेक्ट्रम आप लोग जानते हो ना, उसके कारण होता है, जो पानी के, यह हमेशा वर्षा के ही समय आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं इसको। एक गीला कपड़ा लीजिएगा, उसको किसी अंधेरे में जाकर जहाँ से लाइट आता हो वहाँ से झाड़िएगा, तो आप लोग को इंद्रधनुष देखने को मिलेगा, जो कि 7 रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधारित्र अवरुद्ध है? तो याद रखिएगा डीसी क्या है? एक संधारित्र अवरुद्ध है। डीसी एक संधारित्र अवरुद्ध है, और एसी क्या करता है? उसे प्रवाहित होने में मदद करता है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। प्रतिरोध में अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो एक आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा, P बराबर होता है V²/R। हमें प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है, तो हम लोग प्रतिरोध को एक साइड कर लेंगे, बाकी सबको एक साइड कर लेंगे। तो R बराबर हो जाएगा V²/P। अब देखिए, अब R1 का जो मान दिया है, मतलब R1 का जो मान दिया है, अनुपात पूछा है, तो हम R1 से दर्शाएंगे, ठीक है। R1 को जो मान हम लोग डालने वाले हैं 60 दिया है, 60 दिया है, 60 दिया है, 40 दिया है। R1 का मान देखिए, मतलब V1 का मान जो है, सॉरी P1 का मान, ठीक है। इसे P1 देखिए, हम लोग वोल्ट का मान इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में वोल्ट सेम है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट अंतिम में जाकर 220 से 220 एक दूसरे कैंसिल कर देगा, इसलिए हम लोग 220 से वोल्ट नहीं लिखेंगे। इसका हम लोग V² का V² लिखेंगे, ठीक है। P1 का मान देखिए, P1 का मान दिया 40, तो हम लोग 40 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर लिखा हुआ पहले से ही है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा अंक किसका है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखता हूँ, या फिर हाँ, ठीक है। तो R1 का मान, P1 का जो मान दिया वो 40 दिया है। अब यहाँ पर R2 हम लिखेंगे, और V² का जगह V² लिखेंगे, क्योंकि दोनों में वोल्ट जो है सेम है। अब यहाँ पर वाट दिया है, P2 का मान यहाँ P2 हो जाएगा, P2 का मान दिया है 60। अब इसको अनुपात बैठेंगे R1/R2, V² में 40 और V² में 60। V² को कैंसिल कर देगा, 60 चल जाएगा ऊपर और 40 आ जाएगा नीचे। ये 0 खत्म, ये 3 बार में और ये 2 बार में, यानी 3:2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 100 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। विद्युत चालकता कितनी होगी? विद्युत चालकता होती है 1/n, ठीक है। 1/n, जहाँ n क्या है 500 है, 500 यानी 0.002 इसका सही आंसर हो जाएगा, 0.002, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चालकता को हम सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n समान प्रतिरोधक वाले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानता क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना हो जाएगा? अधिकतम तथा न्यूनतम, ये देखिए ये क्वेश्चन भी है, आप लोग के फिजिक्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसका जो अनुपात होता है वो n² होता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन है और पूछता भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। विभव मापी की सुग्रगाहिता को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके तार की लंबाई बढ़ानी होती है, ठीक है, इसकी तार की लंबाई बढ़ाने से जो है सुग्रहिता विभव मापी का सुग्रहिता बढ़ने लगता है। तार की लंबाई हम लोग बढ़ाएंगे तो उसकी सुग्रहिता बढ़ने लगेगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे? तो देखिए द्वितीय नियम जो है ना वो ऊर्जा से संबंधित है और पहला जो नियम है किरचॉफ का वो आवेश से संबंधित है। बस इतना याद रखिए, यह आवेश संरक्षण के नियम को पालन करता है और ये ऊर्जा संरक्षण नियम को पालन करता है। ये किरचॉफ के दो नियम थे। उसके अलावा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब देखिए, आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा, टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक है, वेबर पर मीटर भी स्क्वायर भी ये चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है, और न्यूटन एम्पियर मीटर भी ये चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है। लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मापक नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का मापक है, ठीक है, याद रहेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का मापक है। तो ये भी यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। तो आपके 70 नंबर क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 2, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।